बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। जूं-जूं मौसम गर्मा की छुट्टियां करीब आ रही थीं, उन तीनों दोस्तों के जोशो खरोश पे इजाफा होता जा रहा था, क्योंकि इस मर्तबा उनका मरी जाने का प्रोग्राम था। ये तीनों दोस्त एहतशाम, कदीर खान और इसहाक हर मर्तबा गर्मियों की छुट्टियों में सर्द इलाकों में घूमने फिरने जाते थे। तीनों बहुत गहरे दोस्त और एक ही मोहल्ला में रहाइश पजीर थे। उनके वालिदैन की भी आपस में खूब बनती थी और वो तीनों ही माँ बाप की अकलौती औलाद थे, इसलिए तो उन्हें हर मर्तबा सर्द इलाकों में घूमने फिरने की इजाज़त थी। तीनों दोस्त सफ़र की तैयारियों में मसरूफ़ थे और एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर तैयारियों में मसरूफ़ थे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन का उन तीनों को बेसब्री से इंतज़ार था। वो माँ बाप की दुआएं लेते हुए अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए। वो तीनों एक प्राइवेट गाड़ी में महवे सफ़र थे और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचने के लिए बेताब थे। 5 घंटे के लंबे सफ़र के बाद वो मरी जैसे पुरफिज़ा मुकाम पर पहुँच गए। उन तीनों की खुशी की इंतहा न थी जब गाड़ी ने उन्हें दोपहर के वक्त उनकी मंजिल मकसूद पहुंचा दिया। वो तीनों रात गए तक घूमते रहे। उन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ और हर तरफ रात की स्याही गहरी होती चली गई। वो घूमते घूमते बहुत दूर तक चले गए। इस गलती का एहसास उस वक्त हुआ जब वो काफ़ी दूर निकल गए, जहाँ दूर दूर तक किसी होटल के आसार नजर न आते थे। वो तीनों बहुत परेशान हुए क्योंकि रात गुजारने के लिए उन्हें किसी महफूज मुकाम की ज़रूरत थी और यहाँ दूर दूर तक कहीं किसी महफूज मुकाम के आसार नज़र न आते थे। वो तीनों इसी परेशानी में थे कि उन्हें दूर बरकी कुमकुमों की झलक नजर आई। वो तीनों बहुत खुश हुए और अपने मायूस और लड़खड़ाते कदमों की रफ्तार को तेज़ कर दिया। वो जल्द अज जल्द उस मुकाम तक पहुँचना चाहते थे। चंद कदम चलने के बाद उन्हें एक होटल का साइन बोर्ड नजर आया। उनकी खुशी की इंतहा न थी। उनके लड़खड़ाते कदमों की रफ्तार मजीद तेज हो गई और वो चलते चलते उस होटल के सदर दरवाजे तक पहुंच गए। होटल के करीब पहुंचने पर उनकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि जो होटल बज़ाहिर देखने में पुररौनक नजर आता था वो पुररौनक न था, बल्कि हर सू खामोशी छाई हुई थी। एक अजीब सी वहशत बरस रही थी। बिलाखिर वो तीनों सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। होटल के अंदर भी अच्छी खासी वहशत टपक रही थी। वो तीनों अंदर ही अंदर घबराए जा रहे थे। होटल वीरान सुनसान था और ये कि होटल में हर सू खामोशी छाई हुई थी। हर चीज़ से वहशत टपक रही थी। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो तीनों बदरूहों के देश में आ गए हों, जहाँ वहशत काट खाने को दौड़ती हो। बिल आखिर उन तीनों ने अपने खौफ को बालाए ताक रखकर अपने कदम इस्तकबालिया काउंटर की जानिब बढ़ा दिए। इस्तकबालिया पर किसी ज़ीहरू का नामो निशान न था। एहतशाम ने चंद मिनट वेट करने के बाद इस्तकबालिया काउंटर को अपने हाथ से बजाना शुरू कर दिया। चंद मिनट बाद बगली दरवाजे से एक शख्स बरामद हुआ। चंद मिनट की गुफ्तगू के बाद सेकंड फ्लोर पर उन्हें एक कमरा दे दिया गया, एक मुलाजिम के हमरा। वो सेकंड फ्लोर पर कमरा नंबर 5 में पहुंच गए। कमरे में अटैच बाथरूम, गर्ज ये कि कमरे में ज़रूरियात ज़िंदगी का तमाम सामान मौजूद था। वो तीनों बारी बारी गर्मा गर्म पानी से नहाने के बाद मुकम्मल तौर पर फ्रेश हो चुके थे। गर्मा गर्म खाना तनावल फरमाने के बाद वो तीनों आपस में महवे गुफ्तगू हो गए। यार, मुझे तो ये होटल कम और भूत बंगला ज़्यादा लगता है, एहतशाम ने गुफ्तगू में पहल करते हुए कहा। तुम तो हर चीज़ को ही आसारे कदीमा से मिलाने की कोशिश करते रहते हो, इसहाक ने जल भुन कर कहा। एहतशाम ने कदीर को गहरी सोच में गुम देखा तो उसे मजाक सूझा, तो उसने कहा, इतना मत सोचा करो वरना सर के बाल खजां रसीदा पत्तों की मानंद छड़ जाएंगे। कदीर जो अभी तक उनकी बकवास सुने जा रहा था, किसी गहरी सोच में गुम था, पर एहतशाम ने फिक्रा कसा। यार, उसको सोचने दो, ये कायदे आज़म की तरह नया मुल्क बनाने के बारे में मनसूबाबंदी कर रहा है, इसहाक ने तंज किया और वो तीनों कहकहा लगाकर हंसने लगे। हमेशा सोचकर काम करने वाले ही कामयाब हुआ करते हैं, ना कि तुम जैसे जाहिल। वो सियाने कहते हैं ना, आलिम का एक दिन जाहिल के साथ सारी जिंदगी गुजारने से बेहतर है। कदीर जो अभी तक उनकी बकवास सुने जा रहा था, तंजन कहा, इनकी सुनिए जिनकी कोई नहीं सुनता। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। उन साहिब की मिसाल भी इसी की तरह है। इसहाक ने भी फितरतन कदीर की बात में कहा। खैर, इस तरह काफ़ी देर तक वो आपस में महवे गुफ्तगू रहे और एक दूसरे पर तानेबाजी करते रहे। मुझे तो नींद आ रही है भाई,
एहतशाम जो काफ़ी देर से उनकी गुफ्तगू सुने जा रहा था, उसने जमाई लेते हुए कहा, तुम तो हो ही फ्रॉड। जब देखते हो कि बाजी पलट रही है तो तुम्हें नींद आनी शुरू हो जाती है। कदीर ने एहतशाम पर फिक्रा कसते हुए कहा, जो इसहाक पर सबकत लिए जा रहा था। यार नींद तो मुझे भी आ रही है, इसहाक ने भी जमाई लेते हुए कहा। बिलाखिर वो तीनों सोने के लिए चल दिए और अपने अपने बिस्तरों में लिहाफ ओढ़कर सोते बने। चंद मिनट बाद कमरे में उन तीनों के खर्राटे गूंज रहे थे और वो तीनों दुनिया व माफिया से बेखबर नींद की वादियों में गुम हो गए। चंद मिनट पहले डाइनिंग टेबल के गिर्द जहां वो तीनों खुश गप्पियों में मसरूफ थे, अब वहां एक निहायत ही खूबसूरत लड़की बैठी उन तीनों की जानिब कनखियों से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी। लम्हा ब लम्हा उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। उन तीनों को अभी सोए ज्यादा देर न गुजरी थी कि अचानक इसहाक की आंख खुल गई। इसहाक को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई साया उन तीनों के गिर्द मटर गश्त कर रहा हो, लेकिन गौर से देखने पर भी उसे कुछ नजर न आया। तो उसने इसे अपना वहम समझा और अपने सर को झटकते हुए उठा और अपने कदम रफा हाजत के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ा दिए। बाथरूम से फरागत के बाद वो दोबारा सोने की गर्ज से अपने बिस्तर की जानिब बढ़ा। बिस्तर के करीब पहुंचने ही वाला था कि यकायक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रात के इस पहर कौन हो सकता है? इसहाक मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाता दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला और बाहर झांकने लगा, मगर बाहर दूर दूर तक अंधेरे का राज था। होटल घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। पूरे होटल की लाइट्स गुल कर दी गई थीं। इसहाक ने अपने कुर्बो जुवार का जायजा लिया, लेकिन उसे कोई शख्स नजर न आया जिसने दरवाजे पर दस्तक दी हो। इसहाक दोबारा दरवाज़ा बंद करने के बारे में सोच ही रहा था कि उसे लगा जैसे धीमी चाल चलता उनके कमरे के करीब से कोई गुजरा हो। उसने अपना इरादा तर्क किया। उसके जहन में मुख्तलिफ इकसाम के वसवसे जन्म लेने लगे। उसके दिल की धड़कन बेइख्तियार तेज हो गई। अचानक उसे दबी दबी चीख की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ करीब के कमरे से आ रही थी। उसके दिल में तजस्सुस ने घेरा तंग करना शुरू कर दिया। वो बचपन से ही एडवेंचर पसंद था और हर चीज़ का बगौर जायज़ा लेता था। उसने अपने पलटते कदम वापस लिए और कमरे से बाहर निकल आया। कमरे को अच्छी तरह बंद करने के बाद उसने अपने कदम उस कमरे की जानिब बढ़ा दिए और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस कमरे तक आ पहुंचा और दरवाजे के साथ अपने कान लगा दिए। आवाज़ किसी औरत की थी जो दबी दबी आवाज़ में सिसकियां लेती हुई रो रही थी। इसहाक ने अपने खौफ को बालाए ताक रखकर झट से उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा चिरचिराहट की आवाज़ पैदा करता हुआ खुलता चला गया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, रोने और सिसकने की आवाज़ें अचानक बंद हो गईं। इसहाक के दिल में एक बार फिर खौफ ने तसलसल जमाना शुरू कर दिया। उसने डरते डरते कमरे के अंदर झांक कर देखा, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई भी ना था। उसके दिल में तजस्सुस ने घर करना शुरू कर दिया। तजस्सुस की बिना पर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर रोशन कर लिया। मोबाइल की टार्च की रोशनी बामुश्किल ही कमरे के अंधेरेपन को रोशन करने में नाकाफ़ी थी, लेकिन वो इस कम रोशनी में ही कमरे का जायज़ा लेता रहा। वो कमरे में चारों तरफ जायज़ा ले रहा था कि अचानक उसके हाथ से उसका सेलफोन छूटकर कमरे के फर्श से टकराकर ऑफ हो गया और एक साया उसकी सिमत बढ़ना शुरू हो गया। वो चीख कर गिरा और दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। ठक ठक ठक। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और एहतशाम की आंख दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुल गई। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। वो दरवाज़ा खोलने की गर्ज से उठा और मुंह ही मुंह में ना जाने क्या बुड़बुड़ाता हुआ दरवाजे के करीब पहुंच चुका था और एक झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकने लगा, मगर दरवाजे के बाहर कोई ना था। वो कमरे से बाहर निकल आया ताकि दरवाज़ा खटकाने वाले का सुराग लगा सके, मगर दूर दूर तक कोई ना था। होटल मुकम्मल तौर पर सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर तरफ गहरे अंधेरे का राज था। वो हर तरफ से मायूस होकर वापस पलटा और अपने कमरे की तरफ चल दिया, लेकिन अभी वो चंद कदम ही चला होगा कि उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके नाम से पुकारा हो। उसने रुककर पीछे मुड़कर देखा, मगर उसे दूर दूर तक कोई नजर ना आया। उसने इसे अपना वहम समझा और सर को झटक कर अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। अभी उसने चंद कदम का फासला ही तय किया होगा कि उसे ऐसा महसूस हुआ
जैसे कोई बहुत तेजी से उसके करीब से गुजरा हो। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई ना था। वो इस बात पर अभी गौर ही कर रहा था कि उसे पायल की झनकार सुनाई दी। पायल की झनकार ऐसी थी जैसे कोई औरत पाँव में पायल पहने धीमी धीमी रक्स कर रही हो, और आवाज़ करीब के कमरे से आ रही थी। वो चंद सानिये पायल की झनकार पर गौर करता रहा और फिर अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ा दिए। कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला तो दरवाज़ा चरचराहट की आवाज़ पैदा करता हुआ अंदर की जानिब खुलता चला गया। अंदर मुकम्मल तौर पर अंधेरा छाया हुआ था और हर सू सन्नाटे का राज था। एहतशाम ने तजस्सुस के मारे अपनी पतलून की जेब से मोबाइल निकालकर उसकी लाइट रोशन कर ली और इर्द गिर्द झांकने लगा, मगर बेसूद। कमरे में उसके अलावा कोई ना था। वो मायूस होकर वापस जाने का सोच ही रहा था कि उसे सन्नाटे में एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई चीज़ अपनी जगह से खिसकी हो। उसने एक मर्तबा फिर घूमकर पीछे देखा तो उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो मंजर ही कुछ ऐसा था। एहतशाम अंदर तक हिलकर रह चुका था। एहतशाम अपनी जगह पर साकित हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो जो कोई भी था धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया और अपने लंबे और नोकीले दांत उसकी शहरग में पेवस्त कर दिए और उसके गर्मा गर्म खून से अपनी प्यास बुझाने लगा। उस बला ने उसके जिस्म से खून की एक एक बूंद तक चूस ली थी। ताज़ा गर्मा गर्म खून पीने के बाद उसमें एक सर्द लहर दौड़ गई और फिर उसने वहशियाना तरीके से उसको भंभोड़ना शुरू कर दिया। वो भूखी शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ी। उसने इसका सारा गोश्त नोच खाया और बिल आखिर उसका बगैर गोश्त पोस्त के हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया। लेकिन उसकी वहशियाना भूख को प्यास अभी तक ना बुझी थी और वो एक नए शिकार की तलाश में निकल खड़ी हुई। कदीर कमरे में मज़े से सो रहा था कि यकायक उसकी आंख खुल गई। आंख खुलने की कोई ख़ास वजह ना थी, लेकिन उसकी आंख क्यों खुली उसकी वजह कदीर की समझ से बाहर थी। वो अपने बिस्तर पर उठ बैठा। हर तरफ सन्नाटे का राज था। तारीकी हर सू मुसल्लत थी। साइड टेबल से पानी का जग उठाकर ग्लास को पानी से भरा और पानी का ग्लास एक ही सांस में चढ़ा गया। पानी पीने के बाद वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। बिस्तर पर दराज होकर आंखें मूंद ली और सोने की नाकाम कोशिश में लग गया। वो बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटा था कि अचानक उसे एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। चीख की आवाज़ दर्द में डूबी हुई और किसी औरत की थी। कदीर के दिल में हमदर्दी का जज्बा जागा और वह परेशान हो गया कि रात के इस पहर किस बदनसीब की चीख थी। वो हमदर्दी के जज्बे से उठा और दरवाजे के करीब पहुंचकर आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलने के बाद एक औरत कमरे में बैठी उसको बाहर निकलता देखकर मुस्कुराने लगी। उस बदसूरत औरत की हंसी बहुत पुरस्रार थी और वो आने वाली लम्हात का तसव्वुर करके खुशी से झूम उठी। कदीर कमरे से निकलकर बाहर राहदारी में आ गया। फिर इधर उधर झांकने लगा और आवाज़ की सिमत का तयन करने की कोशिश करने लगा। उसके कमरे से बाहर आते ही आवाज़ भी बंद हो गई। हर तरफ मुकम्मल सन्नाटे का राज था। रात अपने पर फैलाए खामोशी की चादर ओढ़े हुए थी। मालूम पड़ता था कि रात अपनी स्याही में कुल कायनात को अपने अंदर समो लेगी। ऐसी खामोशी में कहीं दूर से झींगरों की आवाज़ उस खामोशी को कम करने में अपनी नाकाम कोशिशों में लगी हुई थी। वो कमरे से निकलने के बाद रेलिंग के करीब खड़ा हो गया और आवाज़ की सिमत का तयन करने की नाकाम कोशिश करने लगा। अचानक उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई अनजानी कुव्वत उसके करीब खड़ी गहरे गहरे सांस ले रही हो। उसने बहुत गौर किया, मगर इस बात को अपना वहम समझकर सर झटक दिया और कमरे में जाने की गर्ज से जैसे ही घूमा, अपने पीछे खड़े अनजाने वजूद को देखकर ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया और वो होशो हवास से बेगाना होता चला गया। और जब कदीर को होश आया तो खुद को एक तारीक कमरे में बंद पाया। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ दिखाई न देता था और इस तारीकी में दो रोशन आंखें कदीर को मुसलसल घूरे जा रही थीं और कदीर उन आंखों की ताब ना लाकर किसमिसाकर होशो हवास की दुनिया में लौट आया था। उसके होश में आते ही अचानक कमरा आंखों की बेनाई को उचक ले जाने वाली रोशनी से मुनव्वर होता चला गया। कमरे में अचानक इस कदर रोशनी हो जाने से कदीर ने चंद लम्हात के लिए अपनी आंखों को भींच लिया
और जब आंखें खोली तो खुद को उस अनजाने कमरे में देखकर वो हड़बड़ाकर उठ बैठा और कमरे में इर्द गिर्द झांकने लगा। और फिर जैसे ही वो पीछे घूमा, अपने सामने इस कदर खौफनाक वजूद को देखकर उसे खौफ महसूस होने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की जानिब घिसटता चला गया। इस तरह घिसटते घिसटते वो दीवार से जा लगा और वो खौफनाक वजूद भी उसी की जानिब बढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद वो बला उसके करीब पहुंच गई। वो बला कदीर के इस कदर करीब पहुंच चुकी थी कि कदीर उसके सांसों की गरमाइश को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। उस खौफनाक बला को अपने इस कदर करीब देखकर कदीर के खून ने जोश मारा और कदीर उस बला से निमटने के लिए खुद को मुकम्मल तौर पर मुकाबले के लिए तैयार करने लगा। चंद लम्हों की जहनी कशमकश के बाद वो जहनी तौर पर मुकाबले के लिए इस कदर तैयार हो चुका था कि इसने कुछ सोचे समझे बगैर अपने आप को उस बला के मुकाबले में उतर जाने के लिए तैयार कर लिया और फिर बिजली की तेजी से अपने दाहिने हाथ का घूंसा निहायत बर्क रफ्तारी से उस बला के पेट में जड़ दिया। वो बला इस गैर मुतवक्को हमले से खुद को ना बचा पाई और अपने बाएं हाथ को पेट पर दर्द के मुकाम पर रख लिया और अपनी बिखरी सांसों को बहाल करने लगी। चंद लम्हों बाद वो एक बार फिर कदीर की जानिब बढ़ने लगी और अब वो उसकी जानिब से मुकम्मल तौर पर होशियार थी और मुहतात अंदाज में उसकी जानिब बढ़ने लगी। और फिर उसने बर्क रफ्तारी से कदीर को दबोच लिया और उसकी शहरग को तलाश करने के बाद उसकी शहरग पर अपने लंबे लंबे दांत गाड़ने ही वाली थी कि दफअतन उसके हाथ कदीर की गर्दन में पड़े तावीज़ से टकरा गए और तावीज़ के टकराते ही वो उछलकर काफ़ी दूर जा गिरी। उस बला के ज़मीन से टकराते ही ज़मीन जलजले की मानिंद हिलने लगी और फिर चंद लम्हात बाद साकित व जामिद हो गई। ज़मीनी जलजला रुकते ही वो बला निहायत खौफनाक अंदाज में उठी और कदीर की जानिब एक बार फिर दौड़ लगा दी। कदीर के करीब पहुंचकर उस बला ने एक लंबी जस्त लगाई और कदीर को दबोचते हुए काफ़ी दूर घसीट कर ले गई। कदीर उसके अचानक हमले से घबरा गया और उसका सांस धौंकने की मानिंद चलने लगा। चंद सेकंड तक वो खुद को एक बार फिर मुकाबले के लिए तैयार कर चुका था। वो खौफनाक बला और कदीर आपस में गुत्थम गुत्था थे कि कदीर ने अचानक मौका पाकर उस बला के पेट पर मजबूती से अपनी टांगें जमाकर पूरे जोर से बला को खुद से परे धकेल दिया और खुद कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। कमरे से बाहर निकलकर वो एक जानिब दौड़ने लगा कि अचानक किसी चीज से ठोकर लगने से धड़ाम की आवाज पैदा करता हुआ नीचे गिरा और कलाबाजियां खाता हुआ दूर तक चला गया। और जैसे ही दोबारा उठकर भागने लगा तो खुद के सामने उस बला को देखकर ठिठक गया। बला ने कदीर को देखते ही कहकहे लगाना शुरू कर दिए। हा 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 हा, तुम मुझे जल देकर कहाँ भागोगे महाराज। कदीर एक बार फिर उस बला को अपने सामने देखकर दूसरी तरफ को दौड़ने लगा। वो इस बला के कहकहे सुनकर घबरा गया और एक बार फिर औंधे मुंह गिरा। इस बार वो गिरते ही उठ खड़ा हुआ। उसके खड़ा होते ही उसके कानों में भारी और रोबदार आवाज गूंजी, ऐ बालिक, इस तरह मुसीबतों से घबराकर भागने से मुश्किलात टल नहीं जाती। मुश्किलात का डटकर मुकाबला करने वाला ही हमेशा कामयाब होता है। तुम्हारे गले में जो बरगजीदा बुजुर्ग का बख्शा हुआ तावीज़ पड़ा है उसे उतार कर इस बला की गर्दन में डाल दे, तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। और फिर आवाज़ अचानक बंद हो गई। कदीर के दिमाग में उसकी बातें गूंज रही थीं। मुश्किलात से घबराने वाले कभी कामयाब नहीं होते। कदीर ने जल्दी से अपनी गर्दन में पड़ा हुआ उस बरगुजीदा बुजुर्ग का बख्शा हुआ तावीज़ गर्दन से निकालकर उस बला की जानिब दौड़ लगा दी। बला उसको अपनी जानिब आता देखकर खुश हो गई। कदीर भागता हुआ उस बला के करीब गया। बला उसको अपने इस कदर करीब देखकर सरशार हो गई और उसकी शाहरग पर अपने दांत गाड़ने के लिए अपना मुंह उसकी शाहरग पर रख दिया और अपने लंबे लंबे दांत उसकी शाहरग में गाड़ने ही वाली थी कि कदीर ने जल्दी से मुट्ठी में दबा तावीज़ बला की गर्दन में डाल दिया। तावीज़ गर्दन में डालने की देर थी कि वो बला ऐसे उछली जैसे बेखबरी में नंगे तार को छू लिया हो। तावीज़ उसकी गर्दन में जाकर उसके जिस्म से चिमट गया और उसकी चीखों पुकार से दरो दीवार तक हिलते महसूस हुए और वो बला चंद सेकंड में राख का ढेर बनकर रह गई। उस बला के राख होते ही होटल के दरो दीवार भी हिलने लगे। अचानक एक बार फिर कदीर के कानों में वही आवाज़ गूंजी, ऐ बालिक, भाग इस होटल से, ये अभी ज़मीन बोस हो जाएगा। कदीर वो आवाज़ सुनते ही बाहर की जानिब भागने लगा। चंद सेकंड के अरसे में वो होटल की चार दीवारी से बाहर था। उसके बाहर निकलते ही होटल ज़मीन बोस हो गया
और चंद लम्हात में उसका सारा मलबा भी गायब हो गया। सुबह का उजाला फैल रहा था। हर तरफ हू का आलम था। सन्नाटे ने अपने पर फैला रखे थे। अचानक कदीर को अपने साथियों का ख्याल आया तो वह तड़प उठा। वो ये बात सोच ही रहा था, एक बार फिर वो आवाज़ गूंजी, बालिक, तेरे दोस्त उसकी भींट चढ़ चुके हैं। उनके गम में अफसुर्दा ना हो और जल्द अज जल्द घर जा। तेरी माँ तेरी राह तक रही है। जा, घर जा और अपने दोस्तों को भूल जा। वो अब कभी वापस ना आएंगे। और फिर आवाज़ आना बंद हो गई। आवाज़ के बंद होते ही कदीर धाड़े मार मार कर रोने लगा। चंद लम्हों बाद जब उसका गम हल्का हो गया तो उसने अपने कदमों को एक जानिब डाल दिया। ये बात रह रह कर उसके जहन में आ रही थी। जब उन्होंने उस होटल में क़याम किया था तो 3 थे और अब सिर्फ एक बचा था। उसे अपने दोस्तों की मौत का बहुत ज़्यादा गम था।